ठीक है भाई। लास्ट टाइम बात कर रहे थे एमिनो एसिड, यही चल रहा था ना भैया लोग। जहां तक मुझे याद आ रहा है एमिनो एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। और एमिनो एसिड हम लोगों ने बात करी थी, एमिनो एसिड हम लोगों ने बात करी थी कि किसकी, कौन सी दीवार की छोटी ईंट का नाम एमिनो एसिड होता है। प्रोटीन के, जो प्रोटीन नाम की बड़ी सी दीवार है, इसकी एक छोटी ईंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड। हल्का सा ब्रीफ रिवीजन करके आगे चलते हैं। जैसा कि नाम वैसा ही इसका स्ट्रक्चर। ऐसा कोई एक केमिकल कंपाउंड जिसमें एमिनो ग्रुप पाया जाए और एसिड ग्रुप पाया जाए, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? एमिनो एसिड नाम दे देते हैं। दूसरी चीज, किसी एक एमिनो एसिड को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? एनसीईआरटी की लाइन बेटा, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। हम लोगों ने बनाया भी था। ये कोई एक मीथेन का स्ट्रक्चर है और इस मीथेन के स्ट्रक्चर में एक जगह पर हाइड्रोजन को हटाया और क्या लगाया? NH2 ग्रुप लगाया। दूसरे जगह पर हाइड्रोजन को हटाया और लगाया COOH। तीसरे जगह पर, अच्छा बाय द वे, केवल हाइड्रोजन लगा है तो सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड बन गई। और इस सिंपलेस्ट एमिनो एसिड का नाम क्या था? ग्लाइसिन नाम था। ठीक, ये सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। लेकिन हम लोग एक जगह पर हाइड्रोजन को और हटा रहे हैं और इसकी जगह पर कोई एक एल्किल ग्रुप जोड़ रहे हैं, और ये एल्किल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के तरीके से काम करता है। यहां पर इथाइल आ सकता है, मिथाइल आ सकता है, एल्कोहलिक ग्रुप आ सकता है, ठीक, एसिडिक ग्रुप हो सकता है, या फिर एमीन ग्रुप हो सकता है। मल्टीपल ग्रुप्स पाए जा सकते हैं कहां पर? इस आर की जगह पर। ठीक, जैसे जैसे आर को चेंज करते जाएंगे, एमिनो एसिड का जो नेचर है और एमिनो एसिड का जो रूप है वो भी क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा। एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल दिए हुए हैं। जनरली आर को बदल करके कितने प्रकार की एमिनो एसिड को अभी तक हम लोग बना चुके हैं? ठीक, 20 प्रकार की एमिनो एसिड को आज तक हम लोग बना चुके हैं, जिसमें एनसीईआरटी में केवल 3 दे रखा है। पहला बता दो बेटा। पहला वो वाला था जिसमें आर की वैल्यू किसके बराबर थी? H के बराबर। दूसरा वो वाला था जिसमें आर की वैल्यू CH3 के बराबर थी। और तीसरा वो था जिसमें आर की वैल्यू CH2OH, मतलब एल्कोहलिक ग्रुप के फॉर्म में लगा हुआ। पहले को हम लोगों ने ग्लाइसिन नाम दिया था, दूसरे को हम लोगों ने एलेनिन नाम दिया था, और तीसरे को हम लोगों ने सेरीन नाम दिया। और इसी का ही शॉर्ट फॉर्म हम लोगों ने याद कर लिया था, गैस। इतनी बात याद आ गई। अब किसी भी एक एमिनो एसिड के अंदर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप या फिर नंबर ऑफ एमीन ग्रुप के अकॉर्डिंग उसको हम लोग अलग अलग नेचर में पढ़ सकते हैं, अलग अलग टाइप्स में पढ़ सकते हैं। जैसे अगर बाय द वे किसी एक एमिनो एसिड में COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एमीन ग्रुप की संख्या अगर बराबर है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? न्यूट्रल एमिनो एसिड नाम देते हैं। क्योंकि जितना कोई एक एसिड बनाएगा उतना ही दूसरा क्या बना रहा है? बेस। एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अरे मतलब न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और न्यूट्रल एमिनो एसिड का नाम एनसीईआरटी में दिया गया है वैलीन। बहुत बढ़िया। न्यूट्रल एमिनो एसिड का नाम क्या दिया गया है? ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, वैलीन नाम दे रखा है। बाय द वे कोई एक एमिनो एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की संख्या ज्यादा, तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक। एसिडिक के अंदर 2 नाम दिए हुए हैं, बता दो बेटा। एक को बोले, अच्छा ठीक है, पहले नाम मैं लिख दे रहा हूं ग्लूटामिक एसिड और दूसरा नाम मैं लिख दे रहा हूं एस्पार्टिक एसिड। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप इसके नाम में क्या आ जाएगा? एसिड वर्ड आ जाएगा। ठीक, तीसरा, अगर कोई एक एमिनो एसिड है जिसमें एमीन ग्रुप या एमिनो ग्रुप की संख्या ज्यादा हो, किसके कंपैरिजन में? COOH ग्रुप के कंपैरिजन में, तो वो कैसा बिहेवियर शो करेगा या उसका टाइप क्या हो जाएगा? बेसिक। बेसिक के अंदर एक नाम दिया गया है एनसीईआरटी में, नाम बोल दो बेटा, लाइसिन। लाइसिन जितना एनसीईआरटी में है बस उतना ही हम लोग याद कर रहे हैं। बाय द वे कोई एक अमीनो एसिड जिसके अंदर
एरोमेटिक रिंग्स पाई जाए, एरोमेटिक रिंग्स का मतलब बेंजीन रिंग पाई जाए, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एरोमेटिक एमिनो एसिड। और इसके अंदर कितने नाम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, 3। भारी भरकम वाला नाम कौन सा हो जाएगा, एरोमेटिक एमिनो एसिड का पहला नाम दे रखा है बेटा ट्रिप्टोफेन, ट्रिप्टोफेन। दूसरा टायरोसिन, और तीसरा फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन। ये इतने जो हैं ये तुम्हारी एनसीईआरटी में गिवन है। और बाय द वे कुछ एक्स्ट्रा तुमसे पूछ ले, एक्स्ट्रा क्या पूछा जा सकता है, एक्स्ट्रा ये पूछा जा सकता है सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। तो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड के अंदर हम लोग लिख सकते हैं, पहला नाम आ जाएगा सिस्टीन और दूसरा नाम आ जाएगा मेथियोनिन। ये 2 नाम याद होना चाहिए कम से कम बेटा, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, ऐसे एमिनो एसिड जिसमें सल्फर भी पाया जाता है। और ये सिस्टीन और मेथियोनिन किसके अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जितने भी बीन्स कैटेगरी के प्लांट हैं, बीन्स कैटेगरी के प्लांट मतलब फेबेसी वाले, स्पेशली सोयाबीन, सोयाबीन के अंदर सबसे ज्यादा ये एमिनो एसिड पाई जाती है, सिस्टीन और मेथियोनिन। यही रीजन भी है कि अगर आप दाल या फिर बीन कैटेगरी की चीजें अगर आप ज्यादा सेवन कर रहे हैं तो आपके पसीने से बदबू आना स्टार्ट हो जाएगी और आपकी स्किन के अंदर कोई ना कोई जो है इंफेक्शन कॉज हो जाएगा। रीजन ये सल्फर हमारे पसीने से निकलती है और सल्फर की जो गंध होती है बड़ी खराब सी गंध होती है। उसको समझने के लिए सबसे बढ़िया, अब मॉर्फोलॉजी जब पढ़ेंगे तो जानेंगे, अदरक, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, लहसुन और प्याज, इसके अंदर एक बेहतरीन अलग प्रकार की स्मेल होती है। क्या वो स्मेल अच्छी लगती है? कोई कह दे कि वो स्मेल अच्छी लगती है। प्याज सबको अच्छी लगती है, लहसुन का बघाड़ा दाल भी सबको पसंद है, लेकिन स्पेशली तुमसे कहूं कि लो आधा किलो लहसुन ले लो, चबाते रहो, जैसे चबाइना चबाया जाता है वैसे लहसुन चबाओ, क्या चबा पाओगे? शायद एक आध आड़ी भी ना खा पाओ तुम। आड़ी मतलब इन द सेंस मतलब एक छोटा सा जो पार्ट होता है उसको भी ना खा पाओ। रीजन पूरा का पूरा किससे बना हुआ होता है, उसके अंदर जो केमिकल होता है वो किसका बना होता है, सल्फर का। बल्कि कुछ लोगों को मैंने पिछले साल बताया भी है, नहीं याद आया मनीषा? याद आ गया। क्या पाई जाती है प्याज के अंदर, क्या पाई जाती है? बोल दो बेटा, बताया था, एक कहावत से इसको रिलेट करके बताया था। बोला जाता है हमारे घरों में कि जिसके प्याज ज्यादा लगती है उसकी सास बहुत मुहाती है। ठीक, हाँ, अब चाहे अंशिका जो है मनीषा को बोल दें और चाहे मनीषा जो है अंशिका को बोल दें, जिसके प्याज ज्यादा लगती, सुना होगा ये मुहावरा, सुना होगा घर में बोला जाता है, जिसके प्याज आंखों में ज्यादा लगती है उसकी सास बहुत मुहाती है। ठीक, तो वहीं से याद आया कि इसके अंदर क्या पाई जाती है, सास पाई जाती है। अरे मतलब इसको पढ़ सकते हो, सास, इसका फुल फॉर्म क्या है, सल्फर एलील सिस्टीन और सल्फाइड। पूरा का पूरा चारों वर्ड किससे बना हुआ है या किस एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, सल्फर से। भर भर के सल्फर पाया जाता है। यही रीजन भी है कि बहुत से लोग जो प्याज का और लहसुन का सेवन ज्यादा करते हैं उनके पसीने से बदबू, उनको स्किन इंफेक्शन, उनको चर्म रोग होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। फिलहाल ये अभी के लिए, हाँ मनीषा, हाँ पिछली बार सी नहीं था, बताया था, एक में सांस पाई जाती है और एक में साक्स पाई जाती है। नहीं बताया था? अच्छा एक ही बताया था, चलो ये भी जान लो, एक ही बताया था तो ये भी जान लो। प्याज के अंदर SAS पाया जाता है। अगर तुम, जैसे प्याज तो हम लोग कच्ची भी खा लेते हैं, लेकिन क्या लहसुन कच्चा खा पाएंगे? प्याज, दाल रोटी बनी हुई थी, लाए और फड़ से यूं फोड़ा, फोड़ने के बाद चबाइना तरीके चबा गए। आधा प्याज एक प्याज खा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुमसे कहते हैं कि गार्लिक मतलब लहसुन, आधे आधा लहसुन खा लो, पूरा लहसुन खा लो, पॉसिबल है? तो प्याज के अंदर सांस पाई जाती है और गार्लिक के अंदर सांस पाई जाती है, पर सांस होती है। पर सांस इन द सेंस मतलब और खतरनाक वाली सांस, जिनके पर लगा होता है। का मतलब इतना समझना, सल्फर एलील सल्फाइड के अनियन के अंदर पाया जाता है। और सल्फर एलील, देखो यहां पर वर्ड आ रहा है सिस्टीन, अभी अभी यही पढ़ा है, अभी अभी बेटा यही तो पढ़ा है।
सिस्टीन किसके अंदर आता है? सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। ठीक, और यह भी बात बिल्कुल सही है कि ज्यादा खाओगे तो स्किन इन्फेक्शन, लेकिन अगर संतुलित मात्रा में अगर खा रहे हो तो बहुत अच्छा जो है एक एंटीऑक्सीडेंट, बहुत अच्छा विटामिन ई का सोर्स, विटामिन ई जिसको हम लोग ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फोटो खींचने के, अगर आप इन सब चीजों का सेवन अच्छे से करेंगे। एलोवेरा का जूस और एलोवेरा शरीर में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाने से चीजें, किसी भी अच्छी चीज को खाने से आपकी बॉडी और आपका निखार और आपकी सुंदरता बढ़ेगी, ना कि समीर फेयर एंड लवली या ग्लो एंड लवली लगाने से हो। ठीक है, अगर आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, तो उससे ज्यादा, अब जैसे एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत हमारे स्किन को ज्यादा पड़ती है, और विटामिन ई जितनी भी चीजों में पाई जाती है, बल्कि बहुत सी लड़कियां जान रही हैं वो विटामिन ई की गोलियां भी खाती हैं। एवियन नाम से हरी हरी कलर की गोली आती है, हो सकता हो तुम लोग ना यूज कर रहे हो, लेकिन अभी थोड़ा सा और ऊपर एज में जाओगे, जब तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे लिए मैटर करने लगेगी, अभी नहीं मैटर कर रही है, लेकिन जब तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे लिए मैटर करने लगेगी, उस समय पर लड़कियां, लड़के भी कम में नहीं है। ठीक, अगर तुम मुल्तानी मिट्टी लगाते हो तो मुल्तानी मिट्टी में जो है गुलाब जल घोर के लगाते हैं, और बढ़िया चमकेगी स्किन। ये भी बहुत सा काम ऐसा करते हैं जो तुम लोग भी करती हो। तुम लोग ब्लीच लगाते हो, ब्लीच के पप्पा लगाते हैं, मतलब इनके सैलून में जाकर तो देखो बॉयज के। अरे तुम्हें बोल नहीं रहे, जो लोग करवाते हैं उनकी बात बोल रहे हैं बेटा। ठीक, तुम लोग मुश्किल से, तुम लोग को समय लगता होगा ब्यूटी पार्लर में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ये सब जाते हैं 6-6 घंटा, जिसे हम बपौती छा लेते हैं, सैलून को अपने नाम कर लेते हैं, 6-6 घंटा लगता है। तुम लोग को नहीं बोलना है, ठीक है। हाँ भाई वापस आ जाओ। तो यहां से ये पता चल रहा है कि अच्छी चीजें खाने से आपकी निखार बढ़ेगी, ना कि उसको लगाने से आपकी निखार बढ़ेगी। ठीक है, वापस आओ भाई। अगर सुंदरता सही में चाहते हो तो फेस वॉश खरीदने से बेहतर है विटामिन ई रिच जितनी भी चीजें हैं उनको खा लो। आपका डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, डाइजेशन पहली प्रायोरिटी रखता है आपकी सुंदरता में। अगर डाइजेशन आपका वीक है, लड़कियों के केस में डाइजेशन के साथ साथ अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर गड़बड़ चल रही है, 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, अर्ली मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाए या लेट मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाए, तो उसका साइड इफेक्ट हमारे चेहरे पर, मतलब लड़कियों के चेहरे पर देखने को मिलता है। क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कि पीक हार्मोन्स होते हैं किसी भी एक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉज करने के लिए, वो जो है अब नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं, जिसकी वजह से, होते तो स्टेरॉयडल हार्मोन है ना, और स्टेरॉयडल हार्मोन हमारे स्किन पर एक बेहतरीन सा इफेक्ट डालते हैं, और उस इफेक्ट की वजह से लड़कियों की जो स्किन है, रैशेस हो सकते हैं, रेडनेस हो सकता है, पिंपल्स हो सकता है, अर्टिकेरिया हो सकता है, मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। तो 2 चीजें, मेंस्ट्रुअल साइकिल और साथ में डाइजेशन, अगर लड़कियों के केस में सही है तो आपकी स्किन में कुछ नहीं होने वाला है। आपको ग्लो एंड लवली, फेयर एंड लवली लगाने की आवश्यकता नहीं है, और मोबाइल में फिल्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप चमकेगा चेहरा। लेकिन अफसोस की बात, अंड बंड चीजें खाने के फलस्वरूप ना डाइजेशन हमारा अच्छा होता है, ना हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल सही चल रहा होता है। ठीक, और लड़के तो नालायक हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं, लड़के चाहे जैसे दिखें, हद से हद जब कहीं जाना होता है तो मुंह फेस वॉश से साफ करके मम्मी की जो क्रीम लगी रखी होती है वही मम्मी क्रीम चबोड़ लेते हैं, बढ़िया एकदम चमचमाते हुए बाहर निकलते हैं। तो फिलहाल लड़कों के केस में उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ब्यूटी का होना, लड़कियों के केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे आओ बेटा। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड सिस्टीन हो गया और मेथियोनिन हो गया। हाँ संगम, रिलेट कर पा रही हो? अरे मजा आ गई संगम, बहुत अच्छा। और भी कोई चीज छूट रही है क्या? अगर बाय द वे देखना, यहां पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में नहीं दिया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एल्कोहलिक ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड, बोल दो बेटा, एल्कोहलिक ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड। ये लाइन नहीं दी हुई है लेकिन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अरे लेकिन स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अगर तुम ध्यान से देखो सेरीन का स्ट्रक्चर, तो सेरीन के स्ट्रक्चर में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? OH ग्रुप देखने को मिलेगा, सही है, और OH ग्रुप आ रहा है यानी एल्कोहल ग्रुप पाया जा रहा है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन पूछेगा भी नहीं, यही ऑप्शन याद होना चाहिए।
कि OH ग्रुप जिसमें पाया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एल्कोहलिक ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड। पूछा जा सकता है, अभी क्वेश्चन बना नहीं है, हो सकता हो एक्सपेरिमेंट तुम्हारे साथ हो जाए, तो एक्सपेरिमेंट हो तो उस बारे में हमको पता होना चाहिए। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इसके आगे हम लोगों ने बात करी, क्या बात करी कि कोई भी एक एमिनो एसिड, इधर मैं लिख दे रहा हूं, कोई भी एक एमिनो एसिड अलग अलग मीडियम में अलग अलग आयंस को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। जैसे अगर इनको हम लोग किस मीडियम में डाल दें, एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम में ये कौन सा रूप ले लेते हैं, एसिडिक मीडियम में ये कौन सा रूप ले लेते हैं, कुछ इस तरीके का रूप ले लेते हैं बेटा, NH3 प्लस CrH CH3C OOH। सही है, कोई दिक्कत तो है नहीं, सही है। और बाय द वे इसको हम लोग बेसिक में देखें तो बेसिक मीडियम के अंदर ये NH2CrH और यहां पर ये बना देंगे CH3COO माइनस। मतलब क्या है कि कोई एसिडिक मीडियम के अंदर इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, बेसिक मीडियम पर इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज। लेकिन कोई एक ऐसा पीएच मिलता है जिस पीएच पर ये दोनों चार्ज को कैरी करते हैं। मतलब क्या हो गया, मैं फिगर यहां पर ड्रॉ कर दे रहा हूं या केमिकल का नाम यहां पर बना दे रहा हूं, NH3 प्लस CrH और COO माइनस। क्या यहां पर देख रहे हो बेटा, एक ही एमिनो एसिड पर दोनों चार्ज दिखाई दे रहे हैं। जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है या हमको मिलता है तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, ज्विटर आयन नाम देते हैं। और ये ज्विटर आयन जिस पीएच पर मिलता है उस पीएच को हम लोग क्या नाम देते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट नाम देते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर में यही दो नाम इंपॉर्टेंट है बेटा, यही दो नाम इंपॉर्टेंट याद रखना। पहला है ज्विटर आयन और दूसरा क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रिक आयन, सॉरी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ज्विटर आयन याद रखना, अल्फा अमीनो एसिड पर जब दोनों चार्ज पाए जाएं उनके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ज्विटर आयन, और जिस पीएच पर मिलता है उस पीएच को क्या नाम देते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट नाम देते हैं। एनसीईआरटी में ये फिगर मेंशन्ड है। अभी तक हम लोग यही पढ़ चुके हैं, इतना ही हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद हेडिंग आ गई थी लिपिड की, सही है। अब यहां पर मैं तुमसे प्रश्न करना चाहूंगा, फिलहाल तुमसे बस एक राय लेना चाहूंगा। कहो तो एमिनो एसिड एक छोटी सी ईंट पढ़ चुके हैं, इस छोटी सी ईंट से बड़ी सी दीवार लगे हाथ पढ़ लें, मतलब प्रोटीन पढ़ लें, और या फिर लिपिड पर जंप करें और फिर वापस से प्रोटीन पढ़ना पड़ेगा। मेरे हिसाब से यह तरीका ज्यादा सही है कि ईंट को पढ़ रहे हैं तो इस ईंट से लगे हाथ मिस्त्री बन करके क्या बना दे, दीवार बना दे। नहीं समझ में आया? एमिनो एसिड के बारे में तो हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। इस एमिनो एसिड मतलब इस ढेर सारे एमिनो एसिड को जोड़ करके आज हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, प्रोटीन। आओ भाई अगली हेडिंग पर चलते हैं। एनसीईआरटी पे अभी जंप ना करना, अभी हम लोग अगली हेडिंग पर चल रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। कैसे हम लोग प्रोटीन को फॉर्मेट करेंगे, कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक मैंने बोला, क्या बोला, यही बोला कि कोई एक एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड ही तो है। क्या मैंने गलत लिखा है? ये कोई एक एमिनो एसिड ही तो है, अल्फा एमिनो एसिड है। एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट, चार ईंट, और इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअसली ईंट को रखते चले जाएंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, एक बढ़िया सी दीवार मिलेगी या नहीं। और उसी दीवार का नाम क्या है, अच्छा दो ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट की जरूरत तो पड़ेगी ना। मिस्त्री देखा है कन्नी लेकर के सीमेंट दो ईंटों के बीच में सीमेंट जो है लगाता है, जिससे ईंट की मजबूती क्या हो जाए, बढ़िया हो जाए। यहां पर चलो चेक करते हैं कि दो ईंट के बीच में सीमेंट की तरीके से कौन काम कर रहा है। और देखते हैं बेटा, दो ईंट पहले हम लोग बना लें, ऐसे बना ले रहे हैं। ये है NH2, सही है। अरे देख लो भाई, ये वही वाला तो NH2 है। आगे C, यहां पर R, यहां पर H, यहां पर COO। क्या दो एमिनो एसिड दिखाई दे रही है ठाकुर साहब, अमीनो एसिड दिखाई दे रही है।
ठाकुर साहब जल्दी, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? 2 अमीनो एसिड है, पक्की बात है। तुरंत कंडेंसेशन करा दो। कंडेंसेशन कैसे कराओगे? कहीं पर भी कंडेंसेशन होता है वहां पर वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? निकल जाता है। अमोनियम ग्रुप का H निकाल दो और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकाल दो। क्या निकाल दिया? निकाला। जरा डब्बे में चीजों को पढ़ के देखो, क्या H2O लिखा हुआ है? सही है। जब दोनों की रिएक्शन हुई, क्या मैं इसका रिजल्ट यहां पर बना दूं? इधर की तरफ तो NH2 है, इधर की तरफ CrHCO। ठीक, वाटर को निकाल लिया। आगे बॉन्डिंग, आगे बॉन्डिंग, ये देखो बॉन्डिंग दिखी। यहां पर कौन बचा? NH, फिर वापस से CrHCOO। कि यहां पर कुछ सीमेंटिंग जैसा कुछ दिख रहा है। पहले दोनों अलग अलग थे। 2 अमीनो एसिड को देखो जरा ध्यान से, कौन जोड़ रहा है 2 अमीनो एसिड को? ध्यान से देखना। ये दिखा? दिखा? नहीं दिखा? इसी को ही हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एनसीईआरटी के अंदर आगे दिया हुआ है। सीधे सीधे पूछा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो पेप्टाइड बॉन्ड किसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है? प्रोटीन के अंदर। और वो भी कब देखने को मिलता है? जब 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़ रहे होते हैं। 2 अमीनो एसिड के बीच में सीमेंट की तरीके से कौन काम करता है? यही पेप्टाइड बॉन्ड। इसके एक स्टेप और आगे चले जाओ, एक स्टेप और आगे चल रहे हैं। ये देखो, इसके एक स्टेप और आगे चल रहे हैं। यहां पर एक और अमीनो एसिड बना लो। ये हो गया NH, यहां पर हो गया C, यहां पर R, यहां पर H, और यहां पर क्या हो गया? COOH। फिर अगेन क्या भैया? फिर अगेन NH का H और COOH का OH। क्या निकाल दिया मैंने? जब निकाल दिया तो यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया? निकल गया। यहां पर भी वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। अब इसके आगे कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करोगे तो यहां पर अब जो COOH है, जो COOH है, अब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहां पर देखो CO और यहां पर कौन है? NH। फिर वापस से CrCOOH और नीचे क्या हो गया? H। क्या वापस से हमको कुछ दिखाई दिया? ये देखो पेप्टाइड बॉन्ड दिखाई दिया। दिखा कि नहीं दिखा? तो जैसे जैसे एमिनो एसिड को तुम जोड़ते चले जाओगे, 2 ईंट के बीच में तुमको क्या दिखाई देगा? पेप्टाइड बॉन्ड दिखाई देगा। और पेप्टाइड बॉन्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच? प्रोटीन। प्रोटीन बनाने में कौन से बॉन्ड की आवश्यकता पड़ती है? पेप्टाइड बॉन्ड की आवश्यकता पड़ती है। अगर नोट करना हो तो कर लो बेटा। और यहां पर ध्यान देना, कितने वाटर को निकाला है, साथ में मैंने यहां पर लिख दिया माइनस में 2H2। बेटा आपका नाम क्या है? हाँ, फिर से बोलो बेटा। सार्थक। बिटिया आपका नाम क्या है? बेटा शिवानी। तो पेप्टाइड बॉन्ड मुझे नहीं लग रहा कि अब तुम लोग भूलने वाले हो। अगर बाय द वे भूलोगे भी तो 2 अमीनो एसिड बना करके वाटर को निकाल देना। जो बीच में लिंक मिलेगा उस लिंक को क्या नाम दे देना? पेप्टाइड बॉन्ड नाम दे देना। यहां पर भी पेप्टाइड बॉन्ड और यहां पर भी पेप्टाइड बॉन्ड। सीधे सीधे बेटा पूछा जाएगा क्वेश्चन में। हो सकता है सीधे ये पूछ ले कि व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, या आइडेंटिफाई द पेप्टाइड बॉन्ड। 4 ऑप्शन दे दे। तो 4 ऑप्शन में हमको ढूंढना क्या है? यही ढूंढना है, C डबल बॉन्ड O NH और बॉन्ड ये। इसी को ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड नाम देते हैं।
तो जितनी भी प्रोटीन्स हैं, हर एक प्रोटीन्स के अंदर घुस करके जब तुम देखोगे दो एमिनो एसिड के बीच में लिंकिंग, तो वो लिंकिंग किसकी वजह से मिलने वाली है? पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से। अब इसी चेन को लंबा करता चले जाओ, मतलब मैंने केवल कितने अमीनो एसिड बनाए हैं? 3। इसको ऐसे चढ़ाते चले जाओ, चढ़ाते चले जाओगे तो एक बढ़िया सी चेन मिलेगी, जैसे मोती की माला, ऐसे ही तो मिलने वाला है। मोती की माला ऐसे ही तो होती है। तो यहां एक अमीनो एसिड, फिर एक और अमीनो एसिड, फिर एक और अमीनो एसिड, और इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअसली ये अमीनो एसिड बढ़ती चली जाएगी। जितनी लंबी अमीनो एसिड बनानी है बना सकते हो, ठीक है। जब ये बिल्कुल चेन के तरीके दिखाई दे, एक लंबी सी लाइन के तरीके दिखाई दे, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री प्रोटीन, क्योंकि अब ये किस में कन्वर्ट हो चुकी है? प्रोटीन के अंदर। क्लियर है? जब इसी के जैसी एक और चेन को लेकर आओगे और दोनों को जोड़ दोगे और कोई बॉन्ड बनने लगेगा, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सेकेंडरी। उसके बाद ये जो दोनों बनी हुई है, इसको थोड़ा सा उलझा दोगे, उलझा दोगे तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? टर्शरी। और जब एकदम उलझाने के बाद टाइट सा गोला बना लोगे, जैसे ऊन का गोला होता है, उस समय पर उसका नाम हम लोग बोलने लगते हैं क्वाटरनरी। ये 4 स्ट्रक्चर हम लोग को पढ़ना है, तुम्हारे एनसीईआरटी में गिवन है। ऐसा नहीं है कि मैं बिना एनसीईआरटी के मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। आगे वाला पेज पलटोगी, जब आगे वाला पेज पलटोगी और एक और पेज पलटो, क्या दिखा? यहां भी नहीं है, एक पेज और बेटा आगे, ये देखो, ये दिख रहा है, ये दिखा। एनसीईआरटी मुझे काजल 1 मिनट दे दो। ये देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर दे रखा, बस ये एनसीईआरटी में लास्ट में दिया हुआ है, बाद में दिया है, मैंने अभी यहीं पर लिंक करके मैंने बता दिया। अगर तुम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो ये देखो, एक लंबी सी चेन दिख रही है, एनसीईआरटी में सबके गिवन है, ये लंबी सी चेन दिख रही है, लंबी सी चेन दिख रही है, इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। उसके बाद 2 चेन आपस में लिंक हो रही है, इसको सेकेंडरी बोलेंगे। उसके बाद थोड़ा सा उलझ रही है, उसको टर्शरी बोलेंगे। और फाइनली एक ऊन का गोला, उलझने के बाद एक जो है ऊन का गोला बना ले रही है, इसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? क्वाटरनरी। अब ये पढ़ना क्यों है? क्योंकि अलग अलग रूप में प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जैसे अगर एंजाइम की बात करें तो एंजाइम का जो रूप होता है, एंजाइम किसके बने होते हैं? ज्यादातर प्रोटीन के ही तो बने होते हैं, 1-2 को छोड़ करके। जैसे कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस इन नेचर एक्सेप्ट 2। एक को बोलते हैं राइबोजाइम और दूसरे को बोलते हैं हम लोग आरएनएज एंजाइम। ये आरएनएज, ये होता राइबोजाइम ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन आरएनएज और राइबोजाइम इन दोनों को अलग से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, ये दोनों कैसे होते हैं? आरएनए के बने होते हैं, ये प्रोटीन के नहीं बने होते। तो ज्यादातर हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम किसके बने हैं? प्रोटीन के। और उनका जब तुम रूप देखोगे तो रूप कौन सा मिलने वाला है? टर्शरी रूप। अब ये भी बताया ना मैंने, 4 रूप होते हैं, चारों रूप में कौन सा मिलने वाला है? टर्शरी। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे ब्लड के अंदर पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन, नाम सबने सुना है, हीमोग्लोबिन कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। वो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और CO2 को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक, वो हीमोग्लोबिन भी किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। उसके रूप को जब तुम देखोगे तो कौन सा रूप दिखने वाला है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर दिखने वाला है, 4 डिग्री स्ट्रक्चर दिखने वाला है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये अगर बन गया हो तो आगे चले। कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जा सकते हैं हमारे नेचर में? कोई बता सकता है? काइंड ऑफ प्रोटीन, किस किस काइंड के प्रोटीन पाए जा सकते हैं? कोई बता सकता है? यहां पर मैं एग्जाम्पल कर दे रहा हूं। एग्जाम्पल, सबसे पहला तो प्रोटीन ऐसा बन सकता है जो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब स्ट्रक्चरल प्रोटीन। सोच के बताओ बेटा, कहीं पर प्रोटीन का नाम पड़ा है जो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो? सोच के बताओ।
बोल दो बेटा। केराटिन नाम कहीं पढ़ा है? केराटिन नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा, कोई अगर पहली बार सुन रहे हो, तो हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स, ये सब किसके बने हुए हैं? केराटिन प्रोटीन के बने हुए हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चर बनाने के ही काम में तो आ रहे हैं। बाल अगर ना हो, लो सोच के देखो एक बार, जिनके 14वीं चांद यहां दिखा करता है, वो परेशान होते हैं कि काश मेरे भी 2-4 बाल होते और 14वीं चांद ना दिखता, या कड़वा तेल रखने के बाद वो चमकता नहीं। ठीक, तो बाल अगर ना हो सोच सकते हो, या बॉडी पर बाल ना होते तो सोच सकते हो दिक्कत हो सकती है। तुम्हें क्या लगता है कि भगवान ने कोई भी चीज ऐसे फर्जी बना दिया है? भगवान ने एक एक चीज बहुत चूज करके बनाया है। अगर हमारी बॉडी पर मैमल्स का कैरेक्टर भी होता है, मैमल्स के कैरेक्टर में सबसे पहला होता है मेमोरी ग्लैंड, दूसरा होता है सर्वाइकल, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, और तीसरा होता है हेयर ऑन स्किन। ठीक, हमारी पूरी स्किन पर लगभग क्या पाए जाते हैं? बाल, जिनको हम लोग रोया भी बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होते हैं? बाल होते हैं। उसका कोई सिग्निफिकेंस बता सकता है कि वो बाल भगवान ने क्यों बनाया होगा? अब कुछ कुछ लोग अनिल कपूर बन जाते हैं। समझने वाले समझ गए। अरे एक होता है नॉर्मल बाल, एक होता है रीछ और बालू जैसा बाल। देखा होगा कुछ लोग के पूरी बॉडी पर बाल बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अनिल कपूर उसका एग्जाम्पल है। बाकी और किसी का हम छाती छीड़ के देखेंगे तो है नहीं कि भैया शर्ट उतारो देखें तुम्हारे छाती बाल है कि नहीं। मतलब देखने को अगर कहोगे तो देख लोगे, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग ऐसे देखने को मिलेंगे। तो बता सकता है हमारे स्किन पर बाल, हमारी बॉडी पर जो बाल पाए जाते हैं, हेयर्स ऑन बॉडी स्किन, वो किस काम में या किस लिए यूज में आते हैं? भगवान ने फर्जी तो बनाया नहीं है। आए बेटा, बहुत बढ़िया, बॉडी हीट को ट्रैप करने के लिए। जब हम लोग ठंडी वाले फेज में जाते हैं, तो ठंडी वाले फेज में जब हमको ज्यादा ठंडी लगती है, तो ध्यान दिया होगा हमारे रोए ऐसे खड़े हो जाते हैं, और रोए जब खड़े हो जाते हैं स्किन के ऊपर, रोए जब खड़े हो जाते हैं, तो दो रोए के बीच में, दो बाल के बीच में एक एयर की क्या बन जाती है? कैविटी बन जाती है, और एयर की एक लेयर बन जाती है। और एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ क्या होती है? हीट होती है। तो हमारी बॉडी से ठंडी की वजह से हमारी बॉडी से जो हीट बाहर निकल रही है, वो अब निकलना क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। जब हमको ठंडी ज्यादा लगती है तभी ये चीजें होती हैं। नहीं समझ में आया? और या फिर कभी कभी गूज़बम्प आते हैं, कुछ जोशीला कुछ देख लिया, ध्यान दिया होगा कभी मूवी वूवी देख रहे थे, देशभक्ति वाला कुछ देख लिए, एकदम अंदर से एकदम भरभराने हैं, अब आओ, कोई अंग्रेज दिख जाए, वहीं गिरा, सूट डाली, खत्म कह दी। होता है कि नहीं? अंदर से गूज़बम्प आ जाते हैं। जब गूज़बम्प आते हैं उस समय पर भी हमारी बॉडी में हीट बहुत ज्यादा जनरेट होती है, बॉडी गर्म हो जाती है, और ज्यादा हीट हमारी बॉडी से ना निकले, तो इसलिए भी उस समय पर दो बाल जो है वो मतलब स्किन पर जो बाल पाए जा रहे हैं वो क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में एक एयर की लेयर बन जाती है, और वो हीट की ट्रांसपोर्टेशन को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो ये है बाल का सिग्निफिकेंस ऑन द स्किन, ऑन द बॉडी। तो पहला हो गया बेटा केराटिन। दूसरा कोलेजन। कोलेजन नाम तो सुना होगा, कहीं ना कहीं नाम सुना होगा। अरे भाई, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे टिश्यूज के अंदर भी पाए जाते हैं कोलेजन, कोलेजन फाइबर। ये हमारे टिश्यूज को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी हम लोगों ने एनिमल टिश्यू नहीं पढ़ा है, जब एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग जानेंगे कि कुछ लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और कुछ, भूल गए क्या? अरे बोलो, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज के अंदर एरियोलर आ जाता है, एडिपोज आ जाता है, और डेंस की अगर बात करें तो उसके अंदर टेंडन और लिगामेंट आ जाते हैं। यही है। तो टेंडन और लिगामेंट पहली बार नाम सुन रहे हो सकता हो। टेंडन और लिगामेंट थोड़े से हार्ड होते हैं। वो हार्ड किसकी वजह से हो पाते हैं? कोलेजन की वजह से। ऐसा नहीं है कि एरियोलर में नहीं पाए जाते, एरियोलर में भी पाए जाते हैं कोलेजनस। चलो आगे चलते हैं। और किस काम में काइंड ऑफ प्रोटीन? एक तो स्ट्रक्चरल हो गया, दूसरा एंजाइम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
अब एंजाइम के बिना क्या हमारी बॉडी का अस्तित्व है? सोच के देखो। तुम्हें क्या लगता है कि केवल एंजाइम की आवश्यकता खाने को पचाने के लिए होता है? नहीं। अभी इसके आगे जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वहां पर रिस्पिरेशन पढ़ेंगे, सेलुलर रिस्पिरेशन। एक सेल के अंदर जो रिस्पिरेशन होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भागीदारी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया बोल दिया मैंने वर्ड, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ढेर सारे एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम जब वर्क करते हैं तब हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि जो खाया है उस बड़ी बड़ी दीवार को तोड़ने के लिए एंजाइम की आवश्यकता है, बल्कि एक सेल के अंदर भी एंजाइम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक, तो एंजाइम बनाने अगला बेटा, अगला, अच्छा एंजाइम में अगर नाम में लिखना चाहूं तो ढेर सारे नाम आ जाएंगे। जैसे कि पहला नाम सबको पता होना चाहिए, पेप्सिन हमारे स्टमक में पाया जाता है। दूसरा एमाइलेज, नाम सुना होगा ट्रिप्सिन, नहीं याद आया? अब ये नाम तो सुना ही होगा, ऐसा नहीं कि पहली बार नाम सुन रहे हो। ठीक, ट्रिप्सिन। अगले पर पहुंचो बेटा। हमारे बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन के फॉर्म में बन जाते हैं, कौन? प्रोटीन्स। जैसे कि कुछ हार्मोन के नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं, अपने आप समझ में आ जाएगा। पहला हो जाएगा इसके अंदर इंसुलिन, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? ग्लूकेगॉन। क्या ये पता है सबको? नाम तो पहली बार तो सुन नहीं रहे हो। हाँ भैया, नींद बहुत अच्छी आ रही है समीर, बहुत बढ़िया बेटा। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इंसुलिन कहां से निकलती है? बीटा सेल। बीटा सेल ऑफ विच पार्ट ऑफ बॉडी? पैनक्रियाज। और ग्लूकेगॉन कहां से निकलता है? ग्लूकेगॉन, बोलो बोलो आयुष बोलो। अल्फा सेल से निकलता है, बहुत बढ़िया बेटा। पैनक्रियाज के अंदर मल्टीपल प्रकार के सेल्स होते हैं, जिसमें एक का नाम अल्फा सेल होता है, दूसरे का नाम होता है बीटा सेल। अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकेगॉन और बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। इसका काम ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं। जब न्योता गए थे और उस न्योता में भर भर के मीठा खाया था, काला जाम भी खाया था, गाजर का हलवा था वो भी खाया था, लड्डू था वो भी खाया था, बाद में आइसक्रीम मिला, ओम प्रकाश तो आइसक्रीम भी दबाए। दो प्रकार की आइसक्रीम थी, एक वनीला थी, दूसरा केसर पिस्ता था, दोनों दबाए। उसके बाद भी जगह बची तो कोल्ड ड्रिंक भी साइड से सरकाया नीचे। ठीक, इतना तुमने खा रखा है, इतना मीठा तुमने खा रखा है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट क्या हो चुका है? नहीं समझ में आया? अगर ये ब्लड में ग्लूकोज रह गया तो वो ब्लड कहां तक पहुंचेगा? किडनी के पास फिल्टर होने पहुंचेगा। किडनी से क्या फिल्टर होता है? यूरिया फिल्टर होता है। यूरिया बाहर हो जाता है। पता चला कि उस यूरिया में ग्लूकोज भी जा रहा है और तुमने टेस्ट कराया तो पता चला कि तुम किसके पेशेंट हो चुके हो? डायबिटीज के पेशेंट हो चुके हो। इस डायबिटीज नाम की बीमारी से बचाने के लिए भगवान ये जानते थे कि ये जो कुकुर लोग को हम पैदा कर रहे हैं, इनको लो, इसको मैंने गाली के फॉर्म में थोड़ी ना बोला। जैसे कुत्ता होता है, कभी उसकी भूख पूरी नहीं होती है, कभी ध्यान दिया है? कभी ध्यान दिया होगा? किसी एक कुत्ते को पहले 10 रुपया वाला बिस्कुट खिलाओ, फिर बंद खिला दो, फिर ब्रेड खिला दो, उसका मुंह चलता ही जाएगा। वैसे हम लोग भी तो हैं। ठीक, तो मेल वाले कुकुर समझ लें और फीमेल वाले अपने हिसाब से समझ लें। ठीक, हम लोग भी जबान पर कोई कंट्रोल नहीं, चाहे खाने में और चाहे बोलने में। जैसे अभी मैंने ही बोल दिया, जबान पे कंट्रोल है या नहीं? चमड़े की जबान है, स्लिप कर गई फट्टे से। तो हम लोग, भगवान जानते थे कि भर भर के खाने वाले हैं, और भर भर के खाने वाले हैं तो इनकी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ेगा। पता चला कि अगर इनकी बॉडी में अगर मैं अल्फा और बीटा सेल्स ना देता तो 10 साल की उम्र तक कोई एक बच्चा किसका पेशेंट हो जाता? डायबिटीज का पेशेंट हो जाता। इन्होंने कहा कि पैनक्रियाज नाम की चीज थोड़ी सी बनाई जाए, तो इन्होंने ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में एक बढ़िया सा मिर्चे जैसा स्ट्रक्चर, मिर्चे के शेप का जैसा स्ट्रक्चर यहां पर इसे फिट कर दिया। और उस पैनक्रियाज
में अल्फा और बीटा सेल दे दिया, स्पेशली उसमें कौन सी बहुत अच्छी है, बीटा सेल। जब तुम एक्सेस ऑफ ग्लूकोज खा चुके हो न्योता के अंदर और डकार ले चुके हो बढ़िया वाली, दे या गे जो भी तुम लोग लेते हो, ठीक, तुरंत हमारी बॉडी से क्या निकला, बीटा सेल, हमारी बॉडी के पेनक्रियास के बीटा सेल से क्या निकला, इंसुलिन। और ये इंसुलिन ढेर सारे एक एक रुपए के सिक्के को, ढेर सारे एक एक रुपए के सिक्के को कन्वर्ट करके 100 रुपए का नोट बना दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया इसने, ग्लाइकोजन में। अब यहां पर ध्यान देना, काम की चीज बात कर रहे हैं। जैसे अभी अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रोटीन एक बड़ा सा नोट था, उसके एक एक रुपए के सिक्के को हम लोगों ने क्या नाम दिया था, अमीनो एसिड। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में 100 रुपए के नोट को पॉलीसैकेराइड बोलते हैं और उसके एक एक रुपए के सिक्के को क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड। तुम खुद सोच करके देखो, 100 रुपए का चिल्लर, शिवानी 100 रुपए का चिल्लर जेब में लेकर के टहलना आसान है कि 100 रुपए का नोट लेकर के टहलना आसान है? नोट तो दुनिया जो है नोट पे ही तो मर रही है, ठीक है। नोट मतलब क्या है, इजी क्या पड़ेगा, अगर किसी भी चीज को तुम्हें रखना है, कहीं पर सेव करना है, तो तुम किस फॉर्म में रखोगे, किस फॉर्म में रखोगे, नोट के फॉर्म में रखोगे। तो यहां एक एक रुपए का जो चिल्लर है, इंसुलिन उसके ऊपर एक्ट करके किसमें कन्वर्ट कर देती है, पॉलीसैकेराइड में, 100 रुपए के नोट। और यह भी पता है बॉडी को, भगवान को यह भी पता है कि आज इस भुक्खड़ को चीजें मिली हैं तो भर भर के खा रहा है। जब नवरात्र का व्रत आएगा या मुसलमानों में रोजा आएगा तो इसको खाने को हम नहीं देंगे, भगवान अपनी तरफ से क्या कर देंगे, रोक देंगे। तब लीवर के अंदर स्टोर यही ग्लाइकोजन वापस से छुट्टा होकर के किसमें कन्वर्ट होगा। पहले जब इंसुलिन की बारी आई थी, अब किसकी बारी आएगी, ग्लूकेन। नहीं समझ में आया? तो इसीलिए जैसे प्लांट के अंदर स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, वैसे ही हमारे लीवर में, एनिमल सेल के अंदर लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में पॉलीसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, स्टोर होता है। इसको स्टोर करने के पीछे रीजन यही है कि कभी अगर हम लोग फास्टिंग कर रहे हो, फास्टिंग इन द सेंस मतलब व्रत रह रहे हो, रोजा रह रहे हो, उस समय पर यही लीवर के अंदर जो स्टोर कर रखा है, यही स्टोरेज वाला हमारे काम में आएगा। जैसे जो लोग बैंक बैलेंस अपना बनाए हुए थे, जिनका बना हुआ था, जिन्होंने बैंक में जमा कर रखा था नोट, जब कोरोना आया, 2 साल जब बंद था काम, तो उस समय पर उसी नोट को छुट्टा करा करा करके क्या हम लोग क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। नहीं समझ में आया? और जब चीजें चल रही थी तो उसको हम लोग क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं होगा? तो इन दोनों हार्मोन्स को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इनका नेचर कैसा होता है, प्रोटीनिशियस होता है। मतलब इंसुलिन और ग्लूकेगॉन किस चीज के बने हुए होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? कोई डाउट हो तो पूछो बेटा, कोई डाउट? शिवानी, सार्थक, कोई डाउट है? ओम प्रकाश, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, प्रोटीन का और क्या बना सकते हैं? हार्मोन तो बना लिया, प्रोटीन का और क्या बना सकते हैं हम लोग अपनी बॉडी के अंदर? संगम, ये क्या लिखा है? कैरीज। अगर बेइज्जती करना है तो मेरे मुंह पे कर दो, पढ़ के कहे बेइज्जती कर रही हो। अब बताओ, कैरियर्स। और कैरियर मतलब क्या होता है? जैसे कुरियर पढ़ते हैं वैसे कैरियर होता है। नहीं समझ में आया? चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कौन लेकर के जाता है? कुरियर। ठीक, अमेजॉन वाला जब घंटी बजाता है, दिल में क्या मजा आ जाती है, अरे वाह, दौड़त दौड़त जाए, एकदम हरहुआ मैनर में, एकदम तैरते हुए आ गया। तुरंत जैसे डब्बा मिला नहीं हाथ में, तुरंत चक्कू उक्कू लेकर के, कैंची लेकर के, खरखर खरखर। ठीक, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एक कैरियर पाया जाता है जो चीजों को इधर से उधर लेकर के जाता है। अगर ना लेकर के जाए, चट से गिरेंगे और पट से ऊपर चले जाएंगे। नहीं समझ में आया? अभी भी किसकी बात हम कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं?
सोच के देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या चीज लगातार मूव कर रही है। अरे बोलो भाई, अगर हम लेटे भी हुए हैं तब भी अंदर क्या चीज लगातार मूव कर रही है, बाल से लेकर के नाखून तक, ब्लड। और उस ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है? हीमो। ये किसका कैरियर है? ये किसको कैरियर करता है? एक ऑक्सीजन को और दूसरा हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का काम हमको लाल लाल दिखाना। नहीं समझ में आया कि लाल दिखबो तब भी अच्छे लगबो, लाल दिखाने का काम, बल्कि हीमोग्लोबिन का काम स्पेशली प्राइमरी मेनली O2 को कैरियर करना है। इस बात को याद रखना। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं याद दिला रहा हूं, आर्थ्रोपोडा के अंदर, भूल गए, नहीं याद आया, क्या पाया जाता है? प्लाज्मा में घुली हुई हीमोग्लोबिन, जिसका नाम क्या होता है? हीमोसील ना, ना हीमोलिम्फ। अब सही बोला तुमने। और एक क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पर किया था जिसमें लिखा हुआ था कि आर्थ्रोपोडा के अंदर हीमोलिम्फ जो होता है वो ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए मेजरली नहीं यूज होता, मेजॉरिटी में यूज नहीं होता, मेन उसका काम ये नहीं होता। नहीं याद आया? उसका मेन काम क्या होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना। तो चीजों को यहां से मैंने रिलेट करा दिया है। अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर हीमोग्लोबिन केवल और केवल मेन काम, केवल नहीं मेन काम ऑक्सीजन और CO2 को क्या करने के काम में आता है? ट्रांसपोर्ट कराने। हमारा ब्लड प्योर कहां पर होता है या ऑक्सीजनेटेड कहां पर होता है? लंग्स में। और लंग्स से इसको कहां पर पहुंचना है? नीचे एड़ी तक पहुंचना है और ऊपर खोपड़ी तक, ब्रेन तक पहुंचना है। तो अपने आप तो जाएगा नहीं कि अंदर जो है कोई पंप लगा हुआ है, साइकिल भरने वाला पंप के अंदर चलाना स्टार्ट करेंगे, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। पक्की बात है, उसको कोई पकड़ने वाला होगा। यहां से ऑक्सीजन को कौन पकड़ता है? हीमोग्लोबिन। वो लेकर के जाता है एड़ी तक, और कहां तक लेकर के जाता है? ब्रेन तक। इसीलिए जब हम लोग हाईली पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होने लगता है? कम। और ऑक्सीजन ना पाने की वजह से हमारे ब्रेन की जो न्यूरॉन्स हैं वो धीरे 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 काम करना क्या कर देती हैं? बंद। जिसकी वजह से पहले हल्का सा चक्कर आता है, डिजीनेस आता है, उसके बाद फेंट होकर के गिरता है, और पता चला उतनी देर में अगर तुमने इलाज नहीं कराया तो धीरे धीरे आदमी कहां पर पहुंच जाता है? किस स्टेज में पहुंच जाता है? अरे ऊपर नहीं निखिल, तुरंत ऊपर पहुंचा देते हो। ऊपर नहीं, वो फिर कोमा वाली सिचुएशन। जब न्यूरॉन्स कंप्लीटली डीजेनरेट हो जाती हैं तो कोमा वाली सिचुएशन होती है। पहले लकवा आता है, पैरालिसिस आता है, और उसके बाद फिर क्या आता है? कोमा आता है। ठीक। अच्छा, ये हो गया कौन सा भैया? हीमोग्लोबिन। और एक और अगला, अगला भैया प्रोटीन और किस तरीके से यूज किया जा सकता है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। प्रोटेक्शन में। प्रोटेक्शन, सोच के बोलो, हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए ऐसी कौन सी चीज पाई जाती है जो प्रोटीन की बनी होती है? सोचो सोचो, जल्दी सोचो। कुछ एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहा है, सब एनसीईआरटी के अंदर ही है। बोल दो भाई। एंटीबॉडी। बहुत बढ़िया। अगर हम लोग दवा ना खाएं तो हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला जाए जो हमारी बॉडी में बीमारी कॉज करे तो नेचुरली उससे कौन लड़ता है? एंटीबॉडीज। पहला नाम यहां पर क्या आ जाएगा? एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से लड़ते हैं, वायरस से लड़ते हैं, और इसी को ही अल्टीमेटली हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इम्यूनिटी। ठीक। एंटीबॉडीज। और प्रोटेक्शन में कौन यूज में आता है? फाइब्रिनोजन। क्या कहीं पर नाम सुना है फाइब्रिनोजन? कहीं ना कहीं तो सुना होगा। अच्छा, ये किससे मिलकर के बना है? फाइबर से। फाइबर से मिलकर के बना है। फाइबर से बना फाइब्रिनोजन।
जब हमारी बॉडी में कहीं पर कट जाता है और खून बहना स्टार्ट हो जाता है, तो खून का जो थक्का जमता है, खून का थक्का जिसके कोगुलेशन ऑफ ब्लड बोलते हैं, उस कोगुलेशन ऑफ ब्लड में किस प्रोटीन का यूज होता है? फाइब्रिनोजन। ये जो कटा हुआ एरिया है, इस कटे हुए एरिया में पतला पतला धागे के फॉर्म में यहां पर भर जाता है, और जब भर जाता है तो इसी को ही हम लोग क्या बोलने लगते हैं? फाइब्रिनोजन या फिर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। हो गया बेटा। और लास्ट में है बेटा एक और, लास्ट में है एक और, लास्ट में है एक और, एक प्रोटीन का नाम दे रखा है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है, तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है GLUT4। क्या कहीं दिया है? दिख गया। ये करता क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अंडरलाइन कर लेना या स्टार बना लेना। ये करता क्या है? इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। सेल के चारों तरफ बाउंड्री का नाम है सेल मेम्ब्रेन। याद आया? उस सेल मेम्ब्रेन को जब जूम करके देखा तो दो चीज का मेजरली बना हुआ था। पहले को हम लोगों ने बोला था लिपिड, दूसरे को बोला था प्रोटीन। ठीक, प्रोटीन का अमाउंट 52%, लिपिड का अमाउंट 40%। कुछ प्रोटीन लेयर के ऊपर पाई जाती थी जिनको हम लोगों ने पेरिफेरल बोला था, और कुछ प्रोटीन पूरी तरीके से अंदर धसी हुई थी जिनको हम लोगों ने क्या बोला था? इंट्रिंसिक प्रोटीन बोला। ठीक, उसी इंट्रिंसिक प्रोटीन के अंदर कुछ चैनल्स बना रहे थे। याद आया? ये वही चैनल हैं जो बाहर से चीजों को क्या कर रहे हैं? अंदर लेकर के आ रहे हैं। एक चैनल का नाम क्या पड़ गया? नहीं समझ में आया? एक चैनल का नाम क्या पड़ गया? GLUT4। अब ये चैनल तभी ओपन होगा जब सेल के बाहर कौन पहुंचेगा? ये केवल और केवल किसको एंट्री देगा? नहीं समझ में आया? तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है। कौन? GLUT4। इसका पूरा नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4 प्रोटीन। ये ग्लू से बना ग्लूकोज, टी से बना ट्रांसपोर्ट, और 4 उसका नॉमेनक्लेचर दिया गया। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4 प्रोटीन। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मुझे एनसीईआरटी दे दो, कुछ एनसीईआरटी की लाइन देख लें हम लोग। है मेरे पास है। और तुमको पहुंचना है किस हेडिंग के अंतर्गत? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंतर्गत, या बल्कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नहीं, यहां पर प्रोटीन नाम का हेडिंग दे रखा है। यहां पर प्रोटीन नाम का हेडिंग दे रखा है ये। ठीक, इस प्रोटीन नाम के हेडिंग पर पहुंच जाओ। बीच के हेडिंग हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, सुर लय ताल ना बिगड़े, इसीलिए हम लोग सीधे पहले प्रोटीन, जितना प्रोटीन दिया हुआ है उस प्रोटीन को पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, सबसे पहला क्या दे रखा है? प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। नहीं समझ में आया? अभी समझ जाओ। ये देखो, जब दो पेप्टाइड बने हैं तो इसके लिए क्या वर्ड यूज किया? एक मिनट, गलत बोल रहा हूं मैं। जब दो एमिनो एसिड में एक पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है तो दो एमिनो एसिड के एक जोड़े को हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बोलते हैं, डाई पेप्टाइड बोलते हैं। डाई पेप्टाइड बोलते हैं। डाई का मतलब कितना होता है? 2। अगर 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ट्राई पेप्टाइड। 4 हो जाएगा तो टेट्रा पेप्टाइड। और इसी तरीके से ढेर सारों को जोड़ दोगे तो ढेर सारे के लिए वर्ड क्या यूज होता है? नहीं समझ में आया? तो ढेर सारे पेप्टाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? पॉलीपेप्टाइड। तो जितने प्रोटीन होते हैं वो होते क्या हैं? पॉलीपेप्टाइड। आगे चलते हैं। दे आर लीनियर चेन्स ऑफ एमिनो एसिड लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड एज शोन इन फिगर, जो कि फिगर में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक, आगे बेटा, ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। पॉलीमर, जब ढेर सारे एक साथ आकर के अरेंज हो जाएं उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? पॉलीमर। ठीक, यहां पर ढेर सारे एमिनो एसिड अगर आकर के जुड़ जाएं तो उसके लिए क्या बोल देंगे? पॉलीमर।
लेकिन पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड को नाम क्या दे दिया? प्रोटीन। जैसे कि एग्जाम्पल बेटा, एज देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, जिसमें कुछ के नाम दे रखा है इन्होंने। पहला नाम दे रखा है एलेनिन, दूसरा नाम दे रखा है सिस्टीन, तीसरा नाम दे रखा है प्रोलीन और ट्रिप्टोफेन, लाइसिन एटसेट्रा। प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। ध्यान देना बेटा, यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है बेटा हेटेरो, और दूसरा वर्ड यूज किया गया है क्या इसकी मीनिंग पता है सबको? क्या होता है मनीषा? हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, और होमो का मतलब होता है एक जैसा। क्या हो गया ये बात? यहां पर मैं एक प्रोटीन की चेन बनाने जा रहा हूं, ध्यान देना। सी, यहां पर मैंने कर दिया CH3, COO, यहां पर था NH2 और यहां पर था H। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? आगे बॉन्ड बनाया, NH लगाया, और NH लगाने के बाद ऊपर लगा दिया CH2OH और नीचे लिख दिया H, और यहां पर क्या बना दिया? COOH। मैंने केवल 2 एमिनो एसिड की एक प्रोटीन बनाई, 2 एमिनो एसिड की एक प्रोटीन। क्या दोनों एमिनो एसिड सेम है या फिर अलग अलग? सबसे पहले ये चेक करो कि क्या पेप्टाइड बॉन्ड दिख रहा है, विजिबल है? दिख गया बेटा, ये देखो दिखा पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक। और जहां कहीं भी पेप्टाइड बॉन्ड से 2 ईंट जुड़ी हुई है, ये 2 ईंट का एक ऐसे गुम्मा बनाया है मैंने, ढेला, 2 ईंट को जोड़ करके, और इसको नाम क्या बोल दिया मैंने? प्रोटीन नाम दे दिया, ठीक। यहां पर एक एमिनो एसिड के अंदर CH3 ग्रुप लगा है, दूसरे एमिनो एसिड के अंदर CH2OH ग्रुप लगा है, दोनों एमिनो एसिड अलग है। और जब कोई एक ऐसा पॉलीमर बने जिसमें हर एक मोनोमर अलग अलग हो, हर एक मोनोमर, मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल, हर एक मोनोमर, हर एक एमिनो एसिड अलग अलग प्रकार की हो, इस प्रकार की प्रोटीन को हम लोग क्या बोल देते हैं? हेटेरोपॉलीमर बोल देते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? और बाय द वे अगर होमो की बात करें तो होमो के अंदर एक जैसा, एक जैसा का मतलब C हो गया, ऊपर मैंने CH3 कर दिया, नीचे H कर दिया, इधर CO कर दिया, डैश NH, फिर C कर दिया, ऊपर ग्रुप को सेम कर दिया, COOH कर दिया और H कर दिया। अब यहां पर ध्यान से देखना बेटा, यहां पर ध्यान से जब तुम देखोगे तो यहां पर भी फंक्शनल ग्रुप CH3 है, यहां पर भी फंक्शनल ग्रुप CH3 है, मतलब दोनों एमिनो एसिड कैसी हैं? सेम। और जब सेम हो जाए, एक जैसी हो जाए, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? और ढेर सारे हैं, ढेर सारे के लिए वर्ड क्या यूज कर देंगे? क्लियर है? लेकिन एनसीईआरटी बोल रही है बेटा, एनसीईआरटी क्या, नेचर बोल रहा है कि कोई भी प्रोटीन होमोपॉलीमर नहीं होती। तो फिर प्रोटीन कैसी होती है? मतलब किसी भी एक दीवार को तुम देखोगे, प्रोटीन नाम की दीवार को देखोगे, तो हर एक ईंटा तुमको अलग अलग दिखाई देगा। नहीं समझ में आया? अभी भी हो सकता हो एक ईंटा मनीषा मार का हो, दूसरा ईंटा समीर मार का हो, तीसरा ईंटा संगम मार का हो, चौथा ईंटा रवि मार का हो। सेम नहीं मिलेगा कि सभी का सभी मनीषा मार्का का ईंटा ही लगा हुआ। तो प्रोटीन कैसी पाई जाती है? हेट्रोपॉलीमर के फॉर्म में पाई जाती है, मतलब हर एक एमिनो एसिड कैसी होती है? अलग अलग। यहां पर इस एमिनो एसिड का नाम क्या हो जाएगा? इस एमिनो एसिड का एलेनिन, बहुत बढ़िया। और इस एमिनो एसिड का नाम, बहुत बढ़िया, शाबाश, इतना पढ़ लिए हो कि अब पढ़ाने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो क्या ये लाइन समझ में आ गई जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है बेटा? प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट अ होमोपॉलीमर। अगर बाय द वे किसी को ऐसा लग रहा है कि हेट्रो या होमो बाद में मैं भूल जाऊंगा, तो ये एग्जांपल ऐसे ही नोट कर लेना।
आगे है बेटा, होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, देखो लिखा भी हुआ है, होमोपॉलीमर के अंदर एक टाइप का मोनोमर यूनिट पाया जाता है, रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स, एन नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब मल्टीपल टाइम्स। मैंने यहां पर केवल 2 दिखाया है, ये 50 भी हो सकता है, ये 100 भी हो सकता है, 150, 200, 1000 तक हो सकता है, ठीक। दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द एमिनो एसिड कंटेंट इज इंपॉर्टेंट एज लेटर इन योर न्यूट्रिशन लेसन, बाद में इसको समझने के लिए बड़ा जरूरी है, इसीलिए इसको यहीं पर समझ रहे हैं। You will learn that certain amino acids are essential for our health and they have to be supplied through our diet। अब यहां पर देखो एनसीईआरटी के अंदर ये वर्ड यूज कर दिया गया है, लेकिन अलग से इसको दिया नहीं गया है। अब आते हैं अगली स्लाइड पर। प्रोटीन या एमिनो एसिड 2 प्रकार की होती है, प्रोटीन या एमिनो एसिड 2 प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं एसेंशियल और दूसरे को बोलते हैं नॉन एसेंशियल। या एसेंशियल का मतलब कोई बता सकता है? हाँ संगम, बोल दो। ठाकुर साहब बोलो, अरे जोर से बोल लो। जय माता दी ना बोल लेना। अंशिका बोलो, शिवांगी बोलो। 1 मिनट, अंशिका बोलो, जल्दी बोलो। निखिल बोलो, समीर बोलो, सार्थक भैया, लल्ला हमार, एसेंशियल, ओम प्रकाश, रवि, किशन। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बस यही वर्ड तो सुनना था। एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक और नॉन एसेंशियल का मतलब होता है अनावश्यक, ठीक। जिस चीज की आवश्यकता है हमको बाहर से, उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? एसेंशियल। कुछ एमिनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर बन जाती हैं, उसकी आवश्यकता बाहर से हमें नहीं है, उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? अगर कोई एक चीज हमारी बॉडी बना ले रही है तो क्या हम लोग बाहर उसको, उस चीज को हम लोग खरीदेंगे या खाएंगे? कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बॉडी हमारी सिंथेसाइज नहीं कर पा रही, जो बॉडी हमारी बना नहीं पा रही है, उसको हम लोग बाहर डाइट से लेंगे, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? तो एक हो जाता है एसेंशियल एमिनो एसिड, दूसरा हो जाता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। और इसको देखते हैं, 20 प्रकार के एमिनो एसिड पढ़े हैं, उसके अंदर कौन कौन सी एसेंशियल होती है, कौन कौन सी नॉन एसेंशियल होती है, और देखते हैं बेटा। अरे खुल जाओ भाई। उफ। क्या हो रहा है भाई?
ये है बेटा बेहतरीन सा एमिनो एसिड का चार्ट, जिसके अंदर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों को अलग अलग तरीके से दिखाया गया। एसेंशियल के अंदर देखो कितने एमिनो एसिड, 20 प्रकार के एमिनो एसिड के नाम तो हम लोग जान चुके हैं। आर्जिनिन, आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, मेथियोनिन, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफेन, थ्रियोनिन और वैलिन, ये सब के सब किसके अंदर आते हैं? एसेंशियल के अंदर। और नॉन एसेंशियल के अंदर बचे हुए एमिनो एसिड किसके अंदर चले जाते हैं? नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल का मतलब जो एमिनो एसिड हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है वो किसके अंदर आ जाती है, ठीक। और जो एमिनो एसिड हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, हमको बाहर से इनटेक करना पड़ता है, इन द फॉर्म ऑफ डाइट, इन द फॉर्म ऑफ फूड, इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स, इनके फॉर्म में अगर हम लोग जो है इनटेक कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आ जाते हैं? एसेंशियल एमिनो एसिड। यही चीज एनसीईआरटी के अंदर बेटा दिया हुआ है, यही सेम चीज एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। अगर तुम ध्यान से देखो, सर्टेन एमिनो एसिड आर एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ, जो हमारी हेल्थ के लिए आवश्यक हैं, एंड दे हैव टू बी सप्लाइड थ्रू आवर डाइट, जो हमारी डाइट से सप्लाई किए जाते हैं। क्या मतलब? अगर डाइट सही तरीके से नहीं लेंगे तो हमको एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्रोथ क्या हो जाएगी? रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, रुक जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिलहाल ये पूछा नहीं जाएगा, परेशान मत हो। एनसीईआरटी में ये चीज नहीं दी गई है कि एसेंशियल कौन से होते हैं, नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं। Therefore, amino acids can be essential और non essential. By the way, अगर ये पूछा भी जाएगा तो कल मुझे याद दिला देना, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म याद करा दूंगा, तुम लोगों को याद हो जाएगा। The latter are those which our body can make. Non essential को इन्होंने बोला जो हमारी बॉडी बना सकती है, while we get essential amino acid through our food या फिर डाइट। एसेंशियल अमीनो एसिड को हम लोग खाने से या फिर डाइट से जो है इनटेक करते हैं। प्रोटीन्स कैरी आउट मेनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और बाकी चीज मैंने यहां पर बताया है। सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, जिसका नाम क्या था? GLUT4, याद आ गया होगा। दूसरा है सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, एंटीबॉडीज, सम आर हार्मोन्स, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, सम आर एंजाइम, ट्रिप्सिन, पेप्सिन एटसेट्रा, ठीक है। और लास्ट में कुछ लाइन दी हुई है, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन अंडरलाइन। कोलेजन ये होते क्या है? एनसीईआरटी के अंदर मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अभी नहीं, जब एनिमल टिश्यू पढ़ाऊंगा तब वहां पर दिखाऊंगा। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। एनिमल वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है? कोलेजन। पूछा जा चुका है क्वेश्चन, पीवाईक्यू में आया हुआ है ये क्वेश्चन। एंड राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है रूबिस्को, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है रूबिस्को। आगे जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां पर यह नाम आएगा, अभी केवल नाम सुन लो, रूबिस्को, ठीक। इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन वोल ऑफ द बायोस्फीयर। पूरे लिविंग वाले जगत में, पूरे जीव जगत में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोटीन पाया जाता है तो कौन पाया जाता है? पूरे जीव जगत, जीव जगत के अंदर एनिमल्स, प्लांट, फंगस सब कुछ आ जाते हैं, ठीक। और अगर केवल एनिमल के अंदर पूछे तो एनिमल के अंदर कौन हो जाएगा? ठीक, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? आज के लिए यहीं तक रखेंगे, थैंक यू। और अभी भी प्रोटीन का टाइप हम लोग नहीं पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, जिसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी आता है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है देखेंगे। अभी तक आज के लेक्चर में अगर कोई डाउट हो तो बेझिझक, निसंकोच पूछो बेटा, क्योंकि यहां गलतियां कर सकते हो, यहां 10 बार पूछ सकते हो। नीट में गलती की गुंजाइश हम नहीं रखेंगे। नीट में अगर गलत हुआ तो वहीं सेंटर पे आके पहले 4 घंटा आप जड़प होके बाद फिर कोई बात करवे कि गलत हुआ कैसे, तुमने 5 नंबर किसी और को दिया कैसे, तुम एनटीए के झांसे में आए कैसे। इतना पढ़ाने के बाद, इतना गाइड करने के बाद अगर तुम गलत कर रहे हो, इसका मतलब कहीं लापरवाही हो रही है। तो गलतियां जितनी करनी है
5 मई से पहले या 4 मई से पहले जब भी होता है, ठीक, उससे पहले गलतियां करनी है, भर भर के गलतियां करनी है। मैं उस समय पर तुमको शाबाशी दूंगा, अच्छा हुआ गलत कर रहे हो, यहां गलत कर लो, लेकिन नीट के एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। जितना गिरना है, चलने में दौड़ने में जितना गिरना है, मुंह के बल, सर के बल, जैसे तुम्हें दौड़ना है, मुंह से फिचकुर आना है, खून आना है, कुछ आना है, सब यही 4 मई 5 मई से पहले कर डालो। लेकिन वहां पर मिल्खा सिंह के तरीके परफेक्शन के फॉर्म में दौड़ना है। वहां कोई नालायकी, कोई जो है बहानेबाजी, कुछ नहीं चलने वाला, क्योंकि वहां पर काम करके सिलेक्शन लेना है। जिंदगी भर नीट की तैयारी थोड़ी ना करनी है, बहुत सा काम बाकी है जीवन में करने को। जल्दी नीट निकालो, एमबीबीएस करो, एमबीबीएस पे भी नहीं रुकना है, आगे भी बहुत सा काम करना है, एमडी करना है, एमडी पर भी जीवन नहीं रोकना है, डीएम करना है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, और एक होता है मास्टर ऑफ डॉक्टर, डीएम, वो करना है। वहां पर भी रुकना थोड़ी ना है, मरीज को देखना है, पैसा कमाना है, नाम शोहरत फेम, ठीक, मम्मी पापा सीना 56 इंच का करना है। ठीक है, थैंक यू। 2 कौड़ी का एग्जाम है बेटा, कर डालो, बहुत आसान है, निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 कौड़ी का है, सही में 2 कौड़ी का है, पतली पतली 3 ठो किताब है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फिजिक्स के अंदर टेक्निक समझना है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा रट्टा मारना है, थोड़ा सा समझना है, बायो में थोड़ा समझना है और रट्टा मारना है। सेवा समाप्त है, 650 नंबर लेकर के आओ, जाओ मेडिकल कॉलेज पाओ, जाओ आराम से 4 साल 5 साल रौले से जिंदगी काटो। पहले साल पढ़ना कम है, घूमना ज्यादा है, 1 साल 1.5 साल घूमो, फर्स्ट ईयर के अंदर घूमोगे पूरे बैच के साथ, कहीं नैनीताल तो कहीं नॉर्थ ईस्ट मेघालय, कहीं साउथ, केलक पत्ते पे जो है इडली और डोसा खाओगे, सब करते हैं, सब लड़के करते हैं। जाओ मजा करो, जीवन वहां है, यहां जीवन नहीं है। ये तो समझ लो जैसे तैसे काट रहे हो। एस्पिरेंट की लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती, अभी तुम एस्पिरेंट की लाइफ जी रहे हो। एस्पिरेंट की लाइफ केवल स्ट्रगलिंग होती है, वहां जाओगे तो लगेगा हाँ स्टूडेंट हैं हम, सही मायने में अब पढ़ाई हो रही है। ये तो कुछ नहीं। थैंक यू, बहुत लंबा लेक्चर नहीं देंगे, पता चले जो है डीमोटिवेट हो जाओ। ये आप चेक करिएगा।